नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी के उत्तर प्रदेश की पीड़ित और बेसहारा बेटियों को लेकर किए गए बड़े ऐलान की, टीएमसी के कांग्रेस में विलय को लेकर चल रही खबरों की और साथ ही बात करेंगे मोदी कैबिनेट में होने वाले बड़े फेरबदल की और आखिर में बात करेंगे राजस्थान के कोटा से आई खौफनाक और कलेजा कपा देने वाली रिपोर्ट की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री समेत एनडीए के कई नेता रहे शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी के 225 विधायकों के कटेंगे टिकट। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। ऑटो पलटने से कांग्रेस विधायक विपिन जैन घायल, सिर में लगी चोट। अभिषेक बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, 2018 हमले के मामले में बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। ईरान पर अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई, करीब 20 ठिकाने निशाने पर। यूपी की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, सीएम योगी फ्री में देंगे घर और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ। शुभेंदु सरकार में विभागों का बंटवारा, स्वपन दास गुप्ता बने वित्त तो शंकर घोष बने पर्यटन मंत्री। सिल्वर गोल्ड में गिरावट, सोना 4,300 रुपए लुढ़का, चांदी में 10,000 रुपए की गिरावट। बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 300 से अधिक अंक चढ़ा, निफ्टी 23,330 के पार पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के खास और अहम मुद्दे के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की उन बेटियों और बहनों के आंसू पहुंचने का संकल्प लिया जिन्होंने समाज की सबसे कड़वी और दर्दनाक त्रासदियों को झेला है। 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाएं, एसिड अटैक की विभीषिकाएं से गुजरी जाबाज पीड़िता और समाज में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी निराश्रित महिलाएं अब खुद को बेसहारा समझने की भूल कतई ना करें। जी हां, क्योंकि लखनऊ के सिंहासन ने सीएम योगी ने सीधे और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इन पीड़ित महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। सरकार उन्हें न सिर्फ सिर छुपाने के लिए अपनी छत देगी बल्कि उनके इलाज और सेहत की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएगी। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के पूर्व जन्म का महाअभियान है। योगी सरकार ने इस योजना के तहत बेहद पारदर्शी और संवेदनशील तरीका अपनाया है। सरकारी तैयारी के मुताबिक 3 विशेष श्रेणियों की महिलाओं को इस महायोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पहली श्रेणी 3 तलाक के कारण अचानक सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा के दलदल में धकेली गई प्रभावित महिलाएं। दूसरी श्रेणी एसिड अटैक की वो खौफनाक पीड़ित महिलाएं जिनका जीवन इस जघन्य अपराध से पूरी तरह बदल दिया। तीसरी श्रेणी समाज में रह रही ऐसी निराश्रित, बेसहारा और अकेली महिलाएं जिनके पास जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है। दरअसल सरकार का मानना है कि इन पीड़ित महिलाओं को सिर्फ चंद रुपयों की आर्थिक सहायता देना काफी नहीं होगा। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें स्थायी सुरक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार मुख्य रूप से बड़े मोर्चों पर काम कर रही है। जिन महिलाओं के पास रहने के लिए अपना खुद का कोई स्थायी या सुरक्षित घर नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्का मकान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 2 योजनाओं का सहारा ले रही है। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा मुख्यमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं के जरिए इन महिलाओं के नाम पर पक्का घर आवंटित किया जाएगा ताकि वे समाज में सिर उठाकर सुरक्षित रह सकें। इतना ही नहीं, त्रासदी का शिकार इन महिलाओं और उनके पूरे परिवार को बीमारी के खर्च से बचाव के लिए सरकार उन्हें सीधे स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देगी, जिसके तहत उन्हें कई योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इन योजनाओं के तहत लाभार्थी परिवार को हर साल लाखों रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। जाहिर है, एसिड अटैक और 3 तलाक जैसी घटनाएं किसी भी महिला के जीवन को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। तेजाब हमले की शिकार महिलाओं को जिंदगी भर लंबे इलाज, कई तरह की महंगी प्लास्टिक सर्जरी और मानसिक शारीरिक पुनर्वास से गुजरना पड़ता है। ऐसे में आयुष्मान योजना का मुफ्त इलाज उनके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं होगा।
वहीं दूसरी तरफ अचानक 3 तलाक मिल जाने से महिलाएं आर्थिक रूप से लाचार हो जाती हैं और उनके सामने बच्चों के पालन पोषण और रहने का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। पक्का मकान मिलने से उन्हें एक नई शुरुआत करने का हौसला और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कड़े रुख के बाद उत्तर प्रदेश का महिला कल्याण विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर कई बड़ी कार्रवाइयों को शुरू कर दिया है। विभाग विभिन्न जिलों से 3 तलाक, एसिड अटैक और निराश्रित महिलाओं का एक विस्तृत और पूरी तरह सत्यापित डेटा एकत्र कर रहा है। इस काम में कोई देरी ना हो, इसके लिए महिला कल्याण विभाग अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ मिलकर लगातार तालमेल बिठा रहा है। शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश और शासनादेश तैयार करने की प्रक्रिया आखिरी चरण में आ पहुंची है। बहुत जल्दी आधिकारिक लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में साफ कहा था कि अक्सर कई पात्र लोग सिर्फ जानकारी की कमी या दफ्तरों की जटिल कागजी प्रक्रिया के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, लेकिन इस योजना में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार एक ऐसी व्यवस्था बना रही है जिससे इन महिलाओं को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और योजनाओं का लाभ सीधे उनके दरवाजे तक जा पहुंचे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की इस महायोजना ने यह साफ कर दिया है कि सूबे में अब किसी भी महिला को सामाजिक या पारिवारिक संकटों के कारण असुरक्षित या लाचार जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। अब जब किसी महिला के सिर पर खुद के पक्के मकान की छत होगी और हाथ में मुफ्त इलाज का सरकारी कवच होगा तो समाज के ठेकेदारों और अपराधियों के हौसले खुद ब खुद पस्त हो जाएंगे। योगी सरकार का ये कदम उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं को सिर्फ मदद नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर दोबारा मुस्कुराने और समाज की मुख्य धारा में दहाड़ने का एक सुनहरा और ऐतिहासिक मौका दे रहा है। वाकई इसे कहते हैं असली महिला सशक्तिकरण। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, क्या मिली ममता दीदी का अवैध किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। टीएमसी के भीतर मची भीषण भगदड़ और बैक टू बैक इस्तीफों के बीच दिल्ली के 10 जनपद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश के सियासी पंडितों के होश उड़ा दिए। जी हां, चर्चाएं आम नहीं बल्कि बहुत बड़ी है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अब वजूद खत्म होने जा रहा है। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने जा रही हैं। गांधी परिवार और बनर्जी परिवार के बीच 24 घंटे के भीतर हुई ताबड़तोड़ मुलाकातों ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हाई वोल्टेज करंट दौड़ा दिया है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी को 2 फाड़ होने से बचाने के लिए ममता बनर्जी और उनके सलाहकार इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कयासों का बाजार तब गर्म हुआ जब बैक टू बैक 2 ऐतिहासिक मुलाकातें हुई। सोमवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी बड़े ही गर्मजोशी से गले मिली। इसके ठीक अगले ही दिन यानी मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर एक बेहद खास और सीक्रेट मीटिंग की। वहीं आज बुधवार की सुबह होते ही सियासत ने एक और करवट ली। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ सीधे 10 जनपद पहुंच गए, जहां उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बंद कमरे में मुलाकात की। वहीं 10 जनपद के बाहर मौजूद चश्मदीदों और सूत्रों के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। जब अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस रहस्यमयी फाइल में दोनों दलों के विलय से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक दस्तावेज थे। हालांकि इस मीटिंग का आधिकारिक एजेंडा क्या था, इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, लेकिन कयास यही है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल हो चुका है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ममता बनर्जी को टीएमसी का विलय कांग्रेस में करने का एक बड़ा ऑफर दिया गया था, जिस पर अब सहमति बनती दिख रही है, जिसके पीछे कई मजबूरियां बताई जा रही हैं। जैसे पार्टी टूटने का सबसे बड़ा डर राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के सांसद और बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और अपना एक अलग बागी गुट बनाने की तैयारी में हैं। ममता बनर्जी को डर है कि
कहीं पार्टी की कमान उनके हाथ से निकलकर बागियों के पास ना चली जाए। इससे अच्छा है कि वो कांग्रेस के साथ जाना सुरक्षित समझ रही हैं। दूसरा है अल्पसंख्यक वोट बैंक को बिखरने से बचाना। बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोट बैंक के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। अगर टीएमसी और कांग्रेस एक हो जाते हैं तो ये वोट बैंक पूरी तरह से इस नए गठबंधन के पक्ष में एकजुट रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इसे पूरे सियासी ड्रामे के बीच टीएमसी के निष्कासित नेता रिज्जू दत्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट शेयर कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। रिज्जू दत्ता ने लिखा, ममता दीदी के पास अब टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। कम से कम इस विलय ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान तो मिलेगी और बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक बिखरने के बजाय उनके समर्थन में फिर से एकजुट हो सकेगा। लेकिन इस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में अभिषेक बनर्जी के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जहां रिज्जू दत्ता के इस बयान ने साफ कर दिया कि टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य दांव पर लग चुका है। जाहिर है कभी कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और बंगाल की सत्ता से वामपंथियों को उखाड़ फेंका था। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अपनी ही पार्टी को बागियों से बचाने के लिए दीदी को वापस हाथ का साथ थामना पड़ रहा है। अगर ये विलय हकीकत में बदलता है तो देश की राजनीति का ये सबसे बड़ा उलटफेर होगा। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के साथ हुई इस हाई प्रोफाइल वाली मुलाकात के बाद क्या दीदी बंगाल की कमान कांग्रेस को सौंपकर खुद केंद्र की राजनीति में बड़ा रोल निभाएंगी। फिलहाल दिल्ली की इस हलचल ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सफल 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन असली धमाका तो आज यानी कि 10 जून को हुआ। पीएम मोदी ने देश के इतिहास में लगातार सर्वाधिक लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया जिसे कभी असंभव माना जाता था। पूरे 4,399 दिनों से लगातार देश की कमान संभाल रहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम काल यानी सबसे सुनहरे दौर में जी रही है। देश के कम से कम 80% राजनीतिक भूभाग पर आज बीजेपी और एनडीए का राज है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं। हालिया बंगाल विजय के प्रचंड उत्साह के बीच दिल्ली के सत्ता मुख्यालय से खबर आई कि आगामी 18 जून को राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही मोदी कैबिनेट में एक ऐसा महा फेरबदल होने जा रहा है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ये भारत की राजनीति का वो मोड़ है जहां इतिहास खुद को नए सिरे से लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक पद पर रहकर नेहरू जी के लगातार प्रधानमंत्री रहने की रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आज देश का राजनीतिक नक्शा उठाकर देखें तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भगवा रंग छाया हुआ है। देश के कुछ राजनीतिक भूभाग का लगभग 80% हिस्सा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों यानी एनडीए के सीधे नियंत्रण में है। बंगाल फतेह के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और अब पार्टी की नजरें आने वाले बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव पर टिक गई। मोदी कैबिनेट में होने वाले इस आगामी फेरबदल की पटकथा असल में लिखी जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने एक व्यक्ति एक पद और एक मिशन 2027 के तहत कई मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन की कमान सौंप दी है। इसी महाकवायद के तहत मंत्रियों को संगठन में और संगठन के धुरंधरों को सरकार में लाने की तैयारी तेज है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया है ताकि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मेहरोत्रा को देश की राजधानी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिससे दिल्ली में पार्टी को नए सिरे से आक्रामक बनाया जा सके। इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पूरी तरह एक्शन में हैं। जून के इसी महीने में नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम की धमाकेदार घोषणा होने वाली है। पार्टी में इस बड़े बदलाव की शुरुआत करते हुए हाल ही में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली और नए
प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनावों की बिसात पर नजर डालें तो बेहद हाई प्रोफाइल केंद्रीय मंत्रियों नवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा राज्यसभा के चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। इस कदम से साफ हो गया है कि उन्हें मोदी सरकार से विदा करके संगठन में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। सूत्रों की माने तो नवीन सिंह बिट्टू को पूरी तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्री कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब में अकाली दल या किसी बैसाखी के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। आपको बता दें, पार्टी ने हाल ही में मजबूत जाट सिख नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी जल्द ही राज्य में कोई बहुत बड़ी और रणनीतिक जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आ रही है। नवनीत बिट्टू और जाखड़ की जोड़ी के दम पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिखों और हिंदुओं का एक अजय समीकरण तैयार करना चाहती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भले ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही हो, लेकिन पार्टी आला कमान कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह बदलने में जुटी है। पुराने चेहरों की जगह जमीनी स्तर पर पकड़ रखने वाले ऊर्जावान नेताओं को आगे लाया जा रहा है ताकि सत्ता विरोधी लहर को पैदा होने से पहले ही कुचला जा सके। कुल मिलाकर 18 जून को जैसे ही राज्यसभा चुनाव की आखिरी वोटिंग खत्म होगी, वैसे ही दिल्ली में मंत्रियों की कुर्सियां हिलना तय हैं। पीएम मोदी के 4399 दिनों का यह ऐतिहासिक कार्यकाल इस बात का गवाह है कि वे चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा वो संगठन में जाएगा और वो संगठन में पसीना बहाएगा, उसे सरकार में लाल बत्ती मिलेगी। यही मोदी राज का नया और सख्त नियम है। बंगाल की जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को फतह करने के लिए अपने तर्कस के सबसे अचूक तीर निकालने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 18 जून के बाद मोदी की नई कैबिनेट की लिस्ट सामने आएगी तो उसमें किन बड़े सूरमाओं के पर कतरे जाएंगे और किन नए चेहरों की लॉटरी लगेगी। फिलहाल सूबे से लेकर केंद्र तक सियासत का पारा अब 7वें आसमान पर है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। राजस्थान के कोटा से चिकित्सा जगत को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में सीजरियन डिलीवरी के बाद एक एक करके 5 प्रसूताओं की मौत यानी महिलाओं की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज इस मामले की आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसने एक ऐसा खौफनाक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। जिन डॉक्टरों और व्यवस्थाओं पर मरीजों ने आंख बंद कर भरोसा किया, उन्हीं डॉक्टरों के हाथों में मौत का सामान थमा दिया गया। जांच रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि प्रसूताओं को लगाया गया जीवन रक्षक ऑक्सीजन इंजेक्शन पूरी तरह से नकली था। दवा के नाम पर उन्हें बेबस महिलाओं की नसों में सिर्फ और सिर्फ इंजेक्ट किया गया था। आपको बता दें, कोटा के इस वितक्ष मामले की परतें जैसे ही खुली, जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। प्रसूताओं की मौत के बाद अस्पताल में इस्तेमाल किए जा रहे इंजेक्शनों के जो सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। संबंधित बैच के जितने भी इंजेक्शन टेस्ट किए गए थे वे चिकित्सा विज्ञान के मानकों पर शून्य पाए गए। उनमें वो जरूरी दवा तत्व थे ही नहीं जो मरीज की जान बचा सके। रिपोर्ट में वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि एम्पूल्स के अंदर ऑक्सीजन दवा की जगह सिर्फ सादा पानी भरा हुआ था। डॉक्टरों ने तो अपनी तरफ से इंजेक्शन लगाया, लेकिन शरीर में दवा न जाकर पानी जाने की वजह से प्रसूताओं को कोई चिकित्सीय लाभ नहीं मिला और वे तड़पती रहीं। ऐसे में आम जनता के लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस इंजेक्शन के नकली होने से 5 महिलाओं की जान कैसे चली गई। दरअसल चिकित्सक विशेषज्ञों के अनुसार ऑक्सीजन प्रसव के दौरान और सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद महिलाओं को दिया जाता है,
जिसका सबसे महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक इंजेक्शन है। इसका मुख्य काम प्रसव के बाद होने वाले भारी रक्तस्राव को तुरंत नियंत्रित करना होता है। वहीं कोटा के इस केस में डिलीवरी के बाद महिलाओं को ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने रक्तस्राव रोकने के लिए ऑक्सीजन लगाया, लेकिन वह तो नकली था, उसमें तो पानी था। जिसके बाद नतीजा क्या हुआ, महिलाओं का खून बहना बंद नहीं हुआ, उनकी हालत लगातार गंभीर होती चली गई और आखिर में अत्यधिक खून बह जाने के कारण 5 माताओं ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में सबसे हैरान करने वाला पहलू सरकार और प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा। वहीं जब बवाल बढ़ा तो इस समय सरकार ने एक आनन फानन में प्रेस नोट जारी किया। सरकारी प्रेस नोट में बड़ी चालाकी से कहा गया कि जांच रिपोर्ट आने से पहले किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और केवल नकली ऑक्सीजन के दावे के आधार पर मौतों की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन आज आई अंतिम रिपोर्ट ने सरकार के उस दावे को खारिज करते हुए सत्यता को पूरी तरह दुनिया के सामने साबित कर दिया। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब राजस्थान की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, ड्रग्स कंट्रोल और दवा आपूर्ति चैन पर बेहद गंभीर और तीखे सवाल खड़े हो गए। साथ ही कोटा की इस भयावह त्रासदी ने यह साबित कर दिया कि चंद पैसों के लालच में दवा माफिया इस देश में इंसानी जिंदगियों और नवजातों की खुशियों से खेलने में जरा सी भी हिचक नहीं करते। जिन माताओं ने एक नई जिंदगी को जन्म दिया, उन्हें इस भ्रष्ट सिस्टम की बदौलत मौत के मुंह में समाना पड़ा। अब जबकि जांच रिपोर्ट ने साफ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, तो जनता सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि दवा की जगह पानी भरने वाले सफेद पोश हत्यारों और सप्लायरों को सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा। राजस्थान सरकार को अब बिना किसी देरी किए हुए इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करना होगा, ताकि भविष्य में कोटा जैसी किसी और मां की कोख या स्वाग इस भ्रष्टाचार की भेष न चढ़ सके। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा देश की सियासत से लेकर समाज के हर कोने में किस तरह के बड़े बदलाव और उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पीड़ित महिलाओं को पक्का मकान और मुफ्त इलाज का कवच देकर असली महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोटा की त्रासदी ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चंद पैसों के लालच में दवा माफिया किस कदर इंसानी जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि राजस्थान की सरकार इन सफेदपोश हत्यारों को ऐसी सजा दे जो मिसाल बन जाए। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।